नमस्कार। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, दो सीटें फिर लेकर हम हाजिर हैं। आज एक सीट नॉर्थ हरियाणा की जो है उस पर विश्लेषण करेंगे, और एक सीट जो है वो मध्य हरियाणा की है, उसका विश्लेषण किया जाएगा। उससे पहले आज पेन अल्टीमेट डे है नॉमिनेशन का, यानी कि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। कल के बाद नॉमिनेशन नहीं भरा जा सकता। कल 5 बजे तक ही नॉमिनेशन भरा जा सकता है और उसके बाद कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। अगर पार्टियों को देखें तो अभी बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे कैंडिडेट घोषित होने बाकी हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स घोषित करने हैं वो कांग्रेस पार्टी को करने हैं, जो एक मेन पार्टी है। उन्होंने अभी तक 41 जो अपने उम्मीदवार हैं उनके नाम घोषित किए हैं, और 49 नाम अभी रहते हैं जिनको उनको घोषित करना है। शायद वो इस डर से कि कहीं बगावत ना हो जाए, लास्ट दिन तक जो है वेट कर रहे हैं कि उसके बाद मौका ही ना रहे। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी को 3 सीटों के नाम घोषित करने हैं, वो कर सकते हैं। जेजेपी ने लगभग 50 नाम घोषित कर दिए हैं। आम आदमी ने लगभग 60 घोषित कर दिए हैं। ये मैं मोटा मोटा अंदाजा दे रहा हूँ। और सबसे कम किए हैं आईएनएलडी ने, जिनका आंकड़ा जो है अभी डबल फिगर को ही टच किया है। 11 लोग ही दिख रहे हैं जिनके नाम उन्होंने घोषित किए हैं, आईएनएलडी और बीएसपी ने। तो ये टिकटों की लास्ट दिन तक वेट करना, खासतौर से कांग्रेस और आईएनएलडी का, ये थोड़ा समझ से परे है। क्या कारण हो सकते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी अभी जुड़ेंगे, वो 2 मिनट में ज्वाइन करेंगे हमें। हम चलते हैं सीधे विनोद जी के पास। विनोद जी, क्या लगता है कि कांग्रेस इतनी देर तक वेट क्यों कर रही है? इनेलो ने तो 10 ही नाम घोषित किए हैं, जबकि वो सारी सीटों पर लड़ना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस ने पंचायत बाजी करने का क्लेश ही काट दिया। अब कल लास्ट डे है, रात को 10 बजे 11 बजे सूची जारी करेंगे। 6 घंटे का हरियाणा है। दिल्ली से कहीं जाओ, डबली जाओ, दिल्ली से नारनौल जाओ, दिल्ली से पंचकुला कालका जाओ, तो 4 से 6 घंटे का हरियाणा है। जब लिस्टें क्लियर होंगी तो लोग अपना भाग दौड़ करेंगे, पहुंचेंगे आधी रात को, सुबह पहुंचेंगे, और कल का दिन उनके पास बाकी होगा नॉमिनेशन फाइल करने का। लेकिन ये दिखता है हुआ कुछ और हो कुछ और रखा है। एक तो कांग्रेस ने जिनको टिकट देनी, एक दो नामों को छोड़ के जो दोपहर में आज हाईकमान ने रोके, बाकी सब जगह जिनको टिकट देनी है उनको हिंट कर दिया गया कि आप जाइए, अपनी तैयारी कीजिए, और वो तैयारी कर भी रहे हैं। जैसे बहुत सी खबरें आ रही हैं, करण दलाल ने का नॉमिनेशन बिना उसके फाइल हो गया, कलायत से जयप्रकाश के बेटे का नॉमिनेशन फाइल हो गया। ये ऐसे नहीं हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है कि इनको टिकट का इशारा मिल चुका है। कर दिया। अब रही कि आईएनएलडी क्यों 10 टिकटें क्यों, जेजेपी 50 टिकटें क्यों? उसका रीजन ये है कि जिनको टिकट नहीं मिलने वाली है उनको अगर कोई उम्मीद है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो उनको आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन पे दूसरों की बजाय ज्यादा भरोसा है। विशेषकर सिरसा पार्लियामेंट में, कुछ कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में, कुछ मेवात में उनको आईएनएलडी की टिकट ज्यादा वजनदार लगती है अगर उनको बीजेपी कांग्रेस नहीं मिल रही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फतेहाबाद की सीट है, मान लीजिए वो टिकट विनीत पूनिया को या डॉक्टर शिवाज को मिल जाती है, तो ऐसे चांसेस हैं कि बलवान दौलतपुरिया अपनी पुरानी पार्टी आईएनएलडी में जा सकते हैं और उसकी टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जुलाना के कुछ लोग भी आईएनएलडी की टिकट मांग रहे हैं, तो आईएनएलडी से ऑलमोस्ट नेगोशिएट हो रखा है। सिरसा शहर की टिकट का भी मेरे पास जो है खबर ये है कि अगर वीर भान मेहता को टिकट नहीं मिलती है, जो कि पक्का हो गया कि नहीं मिलनी टिकट, गोकुल सेतिया को मिल चुकी है, उनको हिंट हो चुका है वो नॉमिनेशन कभी भी भरे, तो वीर भान खुद नहीं आगे आके अपने लड़के को, राजन मेहता को, आईएनएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ा सकते हैं। क्योंकि आईएनएलडी को सिरसा में एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार की जरूरत भी है। सिरसा जिला में आईएनएलडी का प्रदर्शन कई बार बहुत अच्छा रहा है। अब 4 सीटों पे उनके पास ठीक उम्मीदवार हो गए। एक पे अभय सिंह खुद हो गए,
दूसरी पे उनके बेटे हो गए, रानिया से उनके बेटे हो गए, डब वाली से उन्होंने आदित्य चौटाला को टिकट दे दिया। तो कुल मिला के अगर उनको फतेहाबाद और सरसा में भी ऐसा ही मिल जाता है अच्छा उम्मीदवार, तो सरसा पार्लियामेंट में चुनाव जो है वो मेजोरिटी में आईएनएलडी वर्सेस कांग्रेस और बीच में कहीं बीजेपी ट्रायंगुलर हो जाएगा। वहां आईएनएलडी के स्कोप जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आईएनएलडी सिर्फ 10 कैंडिडेट तक ही शांत रहेगी, आज रात को सारी सेटलमेंट हो जाएगी। बात सबने कर रखी है, जिसने चुनाव लड़ना है उसने आईएनएलडी से बात कर रखी है, केवल वो ऑफिशियल इंतजार कर रहे हैं कि 10 बजे एक चिट्ठी आ जाए, जिसका जो होना है वो मोटे मोटे 99% सबको पता है कि मेरी पत्ता कट गया और फलाने को टिकट मिल गई। वो सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट की इंतजार हो रही है, उसके बाद वो फिर आईएनएलडी से बातचीत करके कल नामांकन भर देंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ना कांग्रेस काफी चालाकी से, या आप समझो सूझबूझ कह सकते हैं, चालाकी वर्ड ना भी यूज करो, तो काफी सूझबूझ से जो बगावत को मिनिमाइज करने में कामयाब रही है, बगावत की खबरों को भी मिनिमाइज करने में कामयाब रही है। एक उसका एक बड़ा कारण यह है कि जनरली जो लोग लड़ना चाहते हैं और टिकट नहीं मिल रही है, उनमें से काफी लोगों के दिमाग में ये बात भी बैठी हुई है कि यार कांग्रेस की सरकार आने की संभावना है, तो क्यों पंगा लें, कल को सरकार से काम लेने हैं, क्यों विरोध करें बेवजह। हाँ, जिनकी कैपेसिटी है, जिनको लगता है कि भाई मेरे को सरकार से लेना देना नहीं, मुझे चुनाव लड़ना है, उन्होंने आईएनएलडी से बात कर रखी जी। तो जेजेपी भी क्या कांग्रेस के विरोधियों के इंतजार में बैठी है, और आम आदमी पार्टी की भी क्या यही स्थिति है? क्योंकि इन्होंने भी लगभग अभी 20 से 30 कैंडिडेट्स के नाम घोषित करने हैं। देखो, आया हुआ प्रसाद कौन नहीं खाना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से कोई भी पार्टी 90 की 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार लड़ा पाए। आम आदमी ने 60 की अगर जारी कर दिए तो ये मोर देन एनफ है, बहुत है जी, बहुत है। क्योंकि 90 सीटों पे कम से कम आपको ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो गाड़ी घोड़ा लेके कम से कम मैदान में 2 रुपए खर्च करने की पोजीशन में भी हो, और उनके पास और ज्यादा वोट नहीं हो तो कम से कम अपनी जात बिरादरी गोत्र का वोट होना चाहिए। तो ये संभव नहीं है कि वो 90 की 90 सीटों पे लड़ पाए। जेजेपी में भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी, वो भी इसी फिगर के इर्द गिर्द घूमेगी। कोई अच्छे कैंडिडेट मिल गए तो 1-2 प्लस माइनस हो सकते हैं, नहीं तो जेजेपी भी इसी फिगर के इर्द गिर्द घूमेगी। मैंने जो रेटिंग की है कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर 15-20 सीटों पे सीरियस फाइट देगी तो वो आईएनएलडी देगी, जिसमें से 9 तो सिरसा पार्लियामेंट की हो गई जी, कुछ मेवात की हो गई, एक यमुनानगर की सीट है, कुरुक्षेत्र में कलायत सीट है, और अपना नरवाना में भी फाइट दे सकती है। ऐसे ही जब कोई और कैंडिडेट मिल गए तो कुल मिला के मुझे लगता है कि आईएनएलडी 15-20 सीटों पे फाइट दे सकती है, फाइट देने की स्थिति में है। ये जो बीजेपी का मामला है सिरसा में लेकर अटका हुआ है और 3 सीटों पे अटका हुआ है, इसके क्या कारण आपको नजर आते हैं? एक सिरसा का, एक महेंद्रगढ़ का और एक फरीदाबाद एनआईटी का। देखिए, फरीदाबाद एनआईटी में नागेंद्र बढ़ाना को एक वर्ग टिकट देना चाहता है, और वो टिकट मिले या ना मिले वो इंडिपेंडेंट की भी तैयारी में है। और कृष्ण पाल गुर्जर जो है शायद उस पर कोई वीटो लगाए हुए हैं। अब कोई टाइम नहीं बचा, 5-4 घंटे की बात है, बीजेपी को भी अपने तीनों क्लियर करने पड़ेंगे। मुझे लगता है महेंद्रगढ़ में नेगोशिएट हो गया है, शायद रामविलास शर्मा को टिकट दी जा रही है, क्योंकि उनके पक्ष में अभी थोड़ी देर पहले राविंदरजीत सिंह का बयान आया है, और उनके बयान की भाषा को अगर समझा जाए तो भाषा यही कह रही है कि एक बड़ा ग्रुप जो है वो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एक बड़ा ग्रुप धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जिसमें राविंदरजीत सिंह हाँ खुला मोर्चा खोले हुए हैं और बाकी कुछ लोग बंद मोर्चा खोले हुए हैं। यानी रामविलास शर्मा की टिकट भी डिले हो रही है, तो उसका जो दोष है वो भी मनोहर लाल जी पे फेंका जा रहा है इनडायरेक्टली। सीधा नाम कोई नहीं ले रहा, लेकिन वो भाषा से ही समझ आ जाता है।
जी और दूसरी बात रही सिरसा की। सिरसा जी में गोपाल कांडा जो है वो हलोपा के सिंबल पे लड़ना चाहते हैं, जी लेकिन बीजेपी बार बार कोशिश यही कर रही है कि वो बीजेपी के सिंबल पे लड़े, और ये जी बातचीत जारी है। लेकिन अब तो बातचीत का ज्यादा समय बचा नहीं, अगले 2-4 घंटे में फैसला करना ही होगा। नहीं तो उन्होंने जी। चुनाव लड़ना है, वो अपना हलोपा की टिकट पे कल नामांकन पत्र भर देंगे। तो अगर हलोपा पर वो चुनाव अपना लड़ते हैं तो बीजेपी क्या उसे स्वीकार कर लेगी या अपना कैंडिडेट उतारेगी? ये बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि बीजेपी उन्हीं पे रिलाई कर रही थी, और बीजेपी ने कोई कैंडिडेट तैयार भी नहीं किया है। हालांकि एक अफवाह चली, जो जिसको लेके मैं कंफर्म नहीं हूं, कि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अगर आप अपनी टिकट पे लड़ोगे तो हम मनजिंदर सिंह सिरसा को सिरसा से चुनाव उतार देंगे, मैदान में उतार देंगे। मनजीत सिंह सिरसा से। मनजिंदर सिंह जी सिरसा दिल्ली से लड़ते हैं, रजौरी गार्डन से, लेकिन वो बेसिकली जी सिरसा के बाजेका गांव से हैं। जी उनकी जमीनें पुरानी बाजेका गांव में थी, और उनका सिरसा में बहुत बड़ा कपड़े का व्यापार था जो उनके भाई संभालते हैं। उनकी जो पृष्ठभूमि है वो सिरसा से ही है। और मैं थोड़ा जी सा 10% विश्वास भी इसलिए करता हूं कि पिछले 3-4 महीने से अगर वहां पे चीफ मिनिस्टर गए हैं या कोई और बड़ा बीजेपी का नेता गया है, अभी एक गुरुद्वारे में गए थे, तो मनजिंदर सिंह जी सिरसा साथ थे, जी गए हुए थे। तो जी कहीं थोड़ा थोड़ा ये लगता भी है कि ये पॉसिबिलिटी है कि जी उनका बेवजह नहीं है साथ जाना, बेवजह नहीं है, कोई ना कोई वजह जरूर है। तो ये भी मनजेंद्र हो सकता है। जी सिरसा बोलिए को बोलिए सर। एक बड़े सिख लीडर के रूप में सब जगह उभारा जा रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर में भेजने की जरूरत हो, चाहे पंजाब में, चाहे हरियाणा में, चाहे दिल्ली में, सब जगह भेजने की जरूरत हो तो सिरसा को ही आगे किया जाता है और दूसरे लीडर्स के अलावा। तो आपकी बात में पूरा दम है जो आप कह रहे हैं, वहां से उनको लड़ाया भी जा सकता है जब कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। प्रेम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक ही दिन बचा है, कल आखिरी दिन है आपके जो स्टूडियो में लाइट कम है, अगर उसे थोड़ा व्यवस्थित कर दें तो ज्यादा देखने में ठीक लगेगा। कि हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ज्यादातर कांग्रेस ने अपनी सीटें डिक्लेयर नहीं की, समझ में आता है। आपने 61 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं, जेजेपी ने 50 के करीब कर दी हैं, आईएनएलडी ने अभी 11 सीटें डिक्लेयर की हैं। आप आईएनएलडी के एक्सपर्ट हैं, तो आईएनएलडी लास्ट दिन का वेट क्यों कर रही है और कितनी सीटों पर उसके पास उम्मीदवार हैं, या उम्मीदवार उस तरह से नहीं आए जो कांग्रेस से आने की उम्मीद थी उन्हें? देखिए कमल जी, उन्होंने भी लिस्ट अपनी एक एक दो दो तीन तीन करके वो लगभग पूरी कर दी, 5-6 जगह बची हैं। इंडियन नेशनल लोक दल की लिस्ट भी हो चुकी। आज व्यस्त रहे, ज्यादातर नॉमिनेशंस थे बहुत सारे, वो नॉमिनेशंस जी में बिजी थे, और लगभग जी लगभग 6-7 जगह बची है। बाकी सारी जगह उनका बहुजन समाज पार्टी के भी और इंडियन नेशनल लोक दल के भी प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। जी और ऐसी लिस्ट अभी वगैरह तो अभी कांग्रेस पब्लिकली सामने पार्टी नहीं का आई। जी आई है, वो उनके अपने ग्रुप जो है, सोशल मीडिया ग्रुप जो बना रखे हैं, उन सब पे आ चुकी। और अगर आपको सीट वाइज चाहिए तो कहीं ना कहीं ग्रुपों में आप ढूंढना मुझे पड़ेगा। अभी सारे के सारे लगभग हो चुके। जी, तो कांग्रेस का इतना डिले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इन फाइट है या जो बगावत है उसको रोकने का प्रयास है, मिनिमाइज करने का प्रयास है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस ढंग से बगावत हुई थी उससे सबक ही कांग्रेस ने सीखा है। बेशक बाबरिया जी हॉस्पिटल में है, राहुल जी देश से बाहर है, कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व जिनको कहा जाता है वो सब लोग कहीं ना कहीं व्यस्त है। और वो व्यस्त हरियाणा की लीडरशिप के सिरदर्द से भी है। हरियाणा में जो कांग्रेस धड़ों में विभाजित थी, और हमने अपने शो पे भी ये बात बार बार कही थी कि जिस दिन टिकट बटेगी तो उस दिन भगदड़ आप देखेंगे, कितने लोग छोड़ करके जाते हैं,
कितने निर्दलीय मैदान में आते हैं। आप लास्ट मिनट तक सस्पेंस अगर बना के रखते हैं तो जो लोग निर्दलीय लड़ने की सोचते हैं या पार्टी से बगावत करने की सोचते हैं उनको कम से कम समय मिले। मैं समझता हूँ एक रणनीति का हिस्सा कांग्रेस पार्टी का रहा होगा। कांग्रेस की राजनीति को बारीकी से अगर आप देखते हैं, आज कांग्रेस के एक बड़े नेता हिसार के सांसद ने अपने इस पुत्र का नामांकन करवाया कलायत सीट पे, जयप्रकाश जी ने, और बड़े दावे से ये कहा है कि सबसे मजबूत अगर कोई प्रत्याशी हो सकता है तो वो विकास सहारण है। और दोनों भाइयों में भी कहीं ना कहीं अनबन थी। आज जब मैं देख रहा था लाइव उसको, उस मंच पे बरवाड़ा से जो कुमारी शैलजा के ग्रुप से कहे जाते हैं धीरा, रणधीर सिंह धीरा, जो उनके भाई हैं, विधायक रहे 2005 में, वो भी आज उस मंच पे थे। और कलायत की पूरी चौधर जिसको कहते हैं, वो उन्होंने वहां इकट्ठा करके ये कहा कि अगर किसी सर्वे में कोई कमी हो तो आप बेशक मत टिकट दें। सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात कांग्रेस ने बार बार कही है और उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर हमारा दावा बनता है। फिर भी हम कलायत छोड़ के जाने वाले नहीं है, ये बात भी बार बार बहुत सारे नेताओं ने दोहराई है। और विकास ने भी अपने संबोधन में यही कहा कि मेरे पिताजी की राजनीति यहाँ से शुरू हुई। उस समय हिसार संसदीय क्षेत्र का ये हिस्सा था और हिसार से जब उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी तो सबसे ज्यादा ताकत उनको भी अपने क्षेत्र से मिली थी। आज मेरे कैरियर की शुरुआत है, तो मैं भी इसी आप लोगों के आशीर्वाद के लिए यहाँ आया हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी। और उन्होंने नामांकन के बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आपने किस पार्टी से नॉमिनेशन किया, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रत्याशियां आपने देखा होगा कि करण दलाल जी कई दिन पहले कर चुके। आज भी लगभग 20-25 लोगों ने नामांकन किया है कांग्रेस के। और उनको फॉर्म जो है वो बाद में मिल जाएगा, प्रक्रिया। विनोद जी, आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए, जो इस वो, हाँ जी विनोद जी, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ के टाइम तक दिए जा सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको एक बात शेयर की है कि कांग्रेस ने जिनको टिकटें देनी थी उनको कन्वे कर दिया है कि आप जाके फार्म भरिए, टिकट आपकी आ जाएगी। तो चाहे विकास सहारण की बात हो, करण सिंह दलाल की बात हो, या जो 25 आप कह रहे हो नॉमिनेशन आज भरे गए हैं, ये बिना ऊपर के इशारे के नहीं भरे गए। और मैं भी जो कह रहा हूं वो कांग्रेस के एक बड़े सूत्र के हवाले से कह रहा हूं जो क्लोज टू कॉरिडोर्स है। और कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जो अपने आप हर चीज बयान करते हैं। कुमारी शैलजा आज गोगी जी का नामांकन पत्र भरवाने गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अपने नामांकन पत्र में बिजी थे। इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने अपनी तरफ से साइन करके हाईकमान को पकड़ा दिया कि हमारी तरफ से हम जा रहे हैं, हम क्लियर हैं। मतलब जो जिसके हिस्से में आना था वो क्लियर हो चुका, केवल उस चिट्ठी को जेब से निकाल के बाहर देना है। हो क्या रहा है कि कांग्रेस दफ्तर से उन सब लोगों को फोन जा रहे हैं कि आप तैयारी कीजिए, आप नॉमिनेशन भरिए, आपकी टिकट आ जाएगी। इस सारी लिस्ट, पर्चा नहीं छापने का एक ही मकसद है कि लोगों को ज्यादा पंचायत पंचूती करने का मौका ना मिले, कम से कम विद्रोह हो, बगावत कम से कम हो। सुनिए, अगर विद्रोह हो भी तो वो मीडिया में दब जाए, क्योंकि कल क्या होगा, कहीं भी विद्रोह होगा ना वो ज्यादा चल नहीं पाएगा, क्योंकि खबरें चलेंगी नॉमिनेशंस की, इसने नॉमिनेशन भरा, इसका जुलूस, उसका जलसा। तो जो मौका बीजेपी के लोगों को विद्रोह करके पार्टी को कुछ रोष दिखाने का मिला, वो कांग्रेस के लोगों को ना मिले, ऐसी कोशिश हो रही है। दूसरी बात प्रेमचंद जी ने कही कि आईएनएलडी ने काफी लिस्ट जारी कर दी है। बेशक वो जारी भी कर दी और हमारे पास ना भी हो, पर मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि वो लिस्ट चेंज भी हो जाएगी। आईएनएलडी में बहुत लोगों ने नेगोशिएट कर लिया है। अभय सिंह के यहाँ फाइल बनी पड़ी है, किसको टिकट देनी है, उनको मोटा मोटा ये अनुमान भी है कि कहां से
किसको टिकट मिली है और कौन बगावत करेगा। केवल एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की इंतजार हो रही है। 10 बजे हो जाएगी, 12 बजे हो जाएगी, लोग रात को 1 बजे टिकट ले आएंगे। कल देखना आप INLD के कैंडिडेट 10 से कितने बढ़ते हैं, कल आगे कितने बढ़ जाएंगे। नॉमिनेशन होते हैं। हाँ, तो यस। लास्ट डे पर वो जो है वो अपने फॉर्म, जैसे प्रेम जी ने बताया कि नॉमिनेशन विड्रॉ करने तक आप फॉर्म में भी जमा करवा इसमें सकते हैं। इसमें इसमें होगा क्या कि मान लीजिए जिस आदमी को INLD की टिकट लेट मिली, कांग्रेस की टिकट की उम्मीद में उसने सारी रात निकाल दी, वो कल चुपके से नामांकन पत्र भर देगा, जुलूस जलसा नहीं भर करेगा। देगा, हाँ, उसकी बिल्कुल उसकी बिल्कुल। जगह 2 दिन बाद रैली कर लेगा। तो जी कबड्डी का मैच कल नहीं तो परसों हो जाएगा, लेकिन मैच तो होना है। जी जी। तो एक चीज और जो देखने में आ रही है कि बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो उनके नॉमिनेशन भरवाने में नायब सिंह सैनी स्वयं शामिल हो रहे हैं ज्यादातर में। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के और बड़े लीडर्स कम आ रहे हैं, कहीं कहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी ज्यादातर जगह पर जा रहे हैं। इसका क्या पॉलिटिकल मैसेज आप देखते हैं विनोद जी? इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल जी को बदल के नायब सिंह सैनी को लाया गया। जब उनको लाया गया तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि ये बहुत जूनियर आदमी है। कोई बोला नहीं, लेकिन जो उनके मंत्रिमंडल के लोग भी हैं वो भी आपसी आपसी बातचीत चर्चाओं में में, ये कहते थे। हाँ हाँ, वो दुखी अपने आप को महसूस करते थे। बीजेपी ने सोचा कि अगर हमने OBC के नाम पे दाव लगाया है तो उसको स्थापित भी करना है। ये अभी तक जितना मूवमेंट नायब सिंह सैनी का है, ये इसकी सारी प्लानिंग दिल्ली में होती है। केंद्र के लोग, IT सेल बैठा है, वो प्लान करके उनको बताता है ये बोलना है, ये इशू है, और सारे मूवमेंट वो बताता है। तो वो जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हमने OBC चीफ मिनिस्टर बनाने का जो फैसला लिया वो बिल्कुल ठीक है और उसके आउटकम आ रहे हैं, इसीलिए उनको दौड़ाया जा रहा है। और किस्मत से उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो दौड़ने की है भी, एज कम है, लंबे चौड़े हैं, घूम सकते हैं, और उनको भी लगता है कि यार मेरा तो जीवन में कभी CM छोड़ो दाव ही नहीं लगना था, दाव लगा है तो अगर दोबारा आ सकता है तो उसके लिए अगर थोड़ा भागना भी पड़ रहा है या ज्यादा भागना पड़ रहा है तो छोड़ो क्यों। तो वो भी अपना डटे हुए हैं। जी प्रेम जी, पिछले कुछ दिनों पहले एक सर्वे हुआ था एक बड़े अच्छे ग्रुप के द्वारा, टाइम्स नाउ के द्वारा करवाया गया था। उनका जो पूरा ग्रुप है, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सबने मिला के किया था। उसमें नायब सिंह सैनी की परफॉर्मेंस लोगों से पूछी गई तो लगभग 45% ने कहा कि वेरी गुड, और 21% ने कहा कि गुड। मतलब जो पॉजिटिव साइड थी उसमें 60-65% लोग थे। कैसे देखते हैं, नायब सिंह सैनी का कोई लाभ हुआ है बीजेपी को, या जो जिस देखिए तरह से कमल वो जी, मूव कर रहे हैं उसका आज कोई लाभ होगा? जी मैं आपको बता देता हूं। आप जी ऑनलाइन सर्वे कराएंगे, जी आपको जो देखने वाले लोग हैं उनकी संख्या किन लोगों की आपको पता है, उसका अंदाजा है। अगर आप इस तरह जी के सर्वे पे भरोसा करते हैं तो मैं इसको बिल्कुल सिरे से नकारता हूं, क्योंकि जी आपको देखने वाले लोग आपको पसंद करते हैं और जी आपकी हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं। आप जिन जी चैनल्स की बात करो, जी सर्वे होता है जमीन पे जाके। जी। ये जो सर्वे है नहीं, वो वो ऑनलाइन भ्रमित सर्वे करने नहीं वाले था, हैं। वो जमीनी, और वो ऑनलाइन सर्वे नहीं था, वैसे मैं क्लियर कर दूं, जी, वो ग्राउंड सर्वे ही था। मैं आपको एक चीज बता दूं। आज जी नायब सिंह सैनी जी के मुख्यमंत्री काल के 6 मास पूरे हो गए। जी इनफैक्ट हरियाणा की जनता क्या मानती है कि मनोहर लाल जी 9.5 साल नहीं बल्कि 10 के 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और काम का जी लेखा जोखा या हिसाब उनसे मांगा जा रहा है। और हरियाणा में अगर एंटी इनकम्बेंसी कोई है तो वो मनोहर लाल जी के खिलाफ है। हरियाणा में वो कभी किसी ने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस बात का विश्वास नहीं था बहुत दिनों तक तो कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। वो पूर्व मुख्यमंत्री जी कोई मुख्यमंत्री बोलते रहे सार्वजनिक मंचों से, विधानसभा में। मैं समझता हूँ जी उनके काम की समीक्षा करना या उनके काम पे पूछना बेमानी है। जी काम साढ़े जी 10 साल तक, ये 10 साल तक लगातार मनोहर जी ने किया है, जी और नायब सिंह सैनी जी जी ने जो काम किया है वो भी मनोहर लाल जी के निर्देशन में किया है।
उनके जी साए में रह करके उन्होंने अपना ये दायित्व निभाया है। आज भी स्थिति जी लगभग वही है, लोग हरियाणा के लोग इस बात को मानते हैं। जी बहुत बार बहुत से चैनल ने बहुत मैं कह रहा हूँ अपमानजनक शब्द उनके लिए प्रयोग किए हैं। तो ये जी सर्वे जो है, मैं इस पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता। आपको भरोसा है, बहुत अच्छी बात है, और इस तरह के सर्वे मैं बहुत देखता हूँ। ये जी सर्वे विनोद जी, आप आप अगर कुछ करना कहना चाह चाहें तो रहे हैं? आप शाम को अपने जी देखो विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखो देखो सर्वे के मामले को अभी ना छेड़े तो ज्यादा अच्छा है। अभी ताजा ताजा लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, शेयर बाजार में नुकसान हुआ है, सट्टे बाजार में नुकसान हुआ है। 340 सीटें जी सर्वे दिखा रहे थे और आ गई बीजेपी को 240 सीटें। ये तो वो जी काम हुआ कि कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले, भाई बिल्ली ने तो जो करना है वो करना है, कबूतर तेरी जी मर्जी है, जो करना है कर ले। तो और जी वैसे भी नायब सिंह सैनी की रेटिंग करना ये प्री मेच्योर स्टेप है, क्योंकि जी उनको मिले 6 महीने, 1 मिनट के जी लिए 6 महीने में नहीं परखा जा सकता। सिर्फ 6 महीने जी मिले, उसमें भी एक आचार संहिता प्लस एक आचार संहिता, 2 आचार संहिता। मैं आपको पहले जी ही बोल चुका हूं कि बीजेपी ने जबरदस्त कोशिश की है कि इस चीफ मिनिस्टर को लोगों की आंखों में जमाया जाए। जी दूसरी बात प्रेमचंद जी ने कही कि मनोहर लाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि मनोहर लाल के खिलाफ दो तरह का मुद्दा है। एक एंटी जी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ वो है जो लोग नॉन मेरिट में बिलीव करते हैं कि फैसला काम जो है ना हमारी मर्जी से होना चाहिए, मेरिट का कोई मतलब नहीं है हर काम में, वो तो जी उनके खिलाफ है। और वो जब से वो जी चीफ मिनिस्टर बने पहले दिन से खिलाफ है, क्योंकि वो जी अपनी बात के जिद्दी थे, मैं नौकरी जी मेरिट पे दूंगा। उनके मंत्री जी कहते थे भाई हमारे क्यों फील्ड में हमें जूते पड़वाओ। 6 महीने तक तो, साल 1.5 साल तो यही चलता रहा कि मंत्री जी नाराज, एमएलए नाराज, ऊपर चले गए केंद्र में इसको हटाओ मुख्यमंत्री पद से। तो और एक उनके पक्ष का वोट है, ये रिजल्ट बताएंगे, मैं बता रहा हूं। एक उनके पक्ष का वोट है जो ये कहता है कि भी इस आदमी ने सिस्टम सेट कर दिया। जी जो वोकल है वो जी उनके खिलाफ है। उनकी जो जी सबसे बड़ी मैं कमजोरी मानता हूं वो ये मानता हूं कि अपनी बात को जिस तरीके से राजनीतिक तरीके से कहना चाहिए वो राजनीतिक तरीके से कहने की बजाय सीधे तरीके से कहते हैं। और जी इसलिए उनके कुछ बयान हमेशा चर्चा में भी रहते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि इस आदमी ने मेरिट को तोड़ा है, अपने हाथ से मेरिट को तोड़ा है। उनकी मेरिट के सिस्टम को तोड़ने वाले हजार लोग होंगे, सारे पत्थर झेले उस बंदे ने अपने सिर पे, लेकिन कोई प्रूव नहीं कर सकता कि इस बंदे ने मेरिट को वायलेट किया है। तो दो तरह का जी वोट है, प्रो इनकम्बेंसी भी है और एंटी इनकम्बेंसी भी है। और मैं बिल्कुल मानता बिल्कुल हूं कि मैं ये मानता हूं कि पुराने जो योद्धा हैं किसी भी कंट्री में देख लो, वो कहते हैं बीच मैदान में जब युद्ध चालू हो गया हो घोड़े नहीं बदलने चाहिए। बीजेपी ने बीच मैदान में घोड़े बदलने का रिस्क लिया है। जी अगर मनोहर लाल जी को बदलना था तो 1 साल पहले बदलते, और जिसको देना था नायब सिंह सैनी को देना था उसको मौका देते 1 साल का, जी ताकि वो प्लेस होके दिखा सके कि यस मैं उनसे अलग हूं, कुछ बेटर जी हूं। जी उनको मौका मिला नहीं, और जिसके पक्ष में भी प्रो इनकम्बेंसी है और एंटी भी है, दोनों का मुकाबला है, तो जी उसको टेस्ट से बाहर कर दिया। जी और उसके बाद क्या हुआ कि नायब सैनी को तो उठा दिया, जी लेकिन नायब सैनी को किस कॉस्ट पे उठाया? इस कॉस्ट पे उठाया कि पहले वाला मुख्यमंत्री मिलता नहीं था, ये मुख्यमंत्री 24 घंटे हाजिर है। तो भाई नायब सैनी के पास जो लोग गए वो कांग्रेस का वोटर नहीं गया, जो एंटी जी मनोहर लाल था विद इन बीजेपी, जिनको मनोहर लाल जी पसंद नहीं था, उनको एक नायब सिंह सैनी का दरबार मिल गया। तो इन टोटलिटी आपकी ग्रोथ तो कुछ नहीं हुई ना। माल तो आपके पास उतना ही है ना, 10 क्विंटल था, 9.25 हो गया, 10.25 हो गया, 10 का 20 तो हुआ नहीं। जी जी चलिए, ये तो आज की चर्चा के विषय थे, और आगे आगे कैसे परिस्थिति बनती है ये देखना होगा। अब हम सीटों की चर्चा कर लेते हैं, अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, कौन सी पहली सीट को आप पेश कर रहे हैं, किसकी चर्चा की जाए? आज हम जैसे जिस सीट पे हम पहली जो सीट चर्चा करने जा रहे हैं वो है पेवा। पेवा विधानसभा जी सीट का जो है 30% शहरी है, 70% ग्रामीण है। पेवा विधानसभा में जी जैसे पेवा कस्बा होगा, इस्माइलाबाद कस्बा,
जैसे छोटे कस्बे आते हैं, और जैसे बड़े गांव भी, जैसे झांसा है, कुमथला, गड़ू है, भोर ऐसे गांव भी आते हैं। इस सीट पर बीजेपी ने अभी तक एक ही बार जीत दर्ज किया हुआ है, 2019 का विधानसभा चुनाव, जहां संदीप सिंह जी बीजेपी के चुनाव जीत रहे। इस बार उनका टिकट काट दिया गया और डीडी शर्मा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अभी जी घोषित नहीं किया है उम्मीदवार, इनेलो की तरफ से भी जी होना है। अगर हम देखें अभी तक ये सीट जो है या कभी लोकदल के पास रही या फिर कांग्रेस के पास। लोकदल के जसविंदर संधू यहाँ से 4 बार विधायक रहे, वो जी 1991 में यहाँ से विधायक बने, 96 में बने, 2000 में भी बने और 2014 में भी बने। उसी तरह से जी कांग्रेस के प्यारा सिंह भी यहाँ से विधायक रहे, जो 62, 68, 72 और 82 में यहाँ से विधायक रहे। तो जी बात करें कि ये सीट मेनली जो है बीजेपी, मतलब माफ कीजिएगा, कांग्रेस और इनेलो के बीच की ही रही, जिनमें मुकाबला रहा। लेकिन हाँ, अब इस बार भी लग ही रहा है कि मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहेगा। पिछली बार भी ऐसा था, मुकाबला बीजेपी थी, कांग्रेस एक निर्दलीय था, ट्रायंगुलर फाइट था जी पिछली बार में। यहाँ पे मेनली जो जी चुनाव की तरफ से जो विनिंग कैंडिडेट है, 35%, 34-35% वाला जो है कैंडिडेट जिसको वोट मिले, वो यहाँ से जीत दर्ज करता रहा है। जी जी प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी, क्या इनेलो ने यहाँ से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है? क्योंकि पिछली बार के जो 13 चुनाव हुए हैं उनमें किसी न किसी रूप में इनेलो का कैंडिडेट जीता है, किसी न किसी रूप में, कभी समता पार्टी के नाम से, कभी इनेलो से, कभी लोकदल से। तो ये सीट जो है उस दृष्टि से त्रिकोणीय लगती है, अगर थोड़ा सा पिछला इतिहास देखा जाए, पिछले 2-3 बार को भी अगर देखा जाए, 2014 में भी यहाँ से आईएनएलडी का कैंडिडेट जीता है, और कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में यहाँ थोड़ी पीछे चली गई है। एक बार आईएनएलडी ने जीत हासिल की, एक बार बीजेपी ने। तो आईएनएलडी ने, हमें तो दिख नहीं रहा है कि कोई कैंडिडेट घोषित किया। आपके पास कोई जानकारी है क्या इस बारे में? प्रेम जी, अनम्यूट कर लो सर, बिल्कुल आवाज नहीं है, अनम्यूट कर लीजिए सर। प्रेम जी, अनम्यूट कर लीजिए। प्रेम जी, प्रेम जी हैंग हो गया अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, हैंग तो नहीं है, आपकी आवाज आ रही है, अब बोलिए आप। चलिए विनोद जी, पेवा सीट को आप किस नजरिए से देखते हैं? किस किस की फाइट है? जय भगवान, एक ही कैंडिडेट वहां बड़ा घोषित हुआ है, जय भगवान, और एक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट घोषित हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सीट जो है, इसके समीकरण क्या बन रहे हैं? देखो, पेवा से मिनिस्टर ड्रॉप हो गए, खिलाड़ी थे संदीप सिंह। जी 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 ऐसा लग रहा था कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन बीजेपी ने लास्ट टाइम पे यहाँ कैंडिडेट बदल दिया है। जी और जो ये कैंडिडेट है ये काफी सॉलिड है। तो कांग्रेस के मेरे ख्याल लगता है कि चड्ढा साहब के बेटे मनदीप चड्ढा को टिकट मिलेगी। जी इस एरिया में ये क्लोज फाइट रहेगी कांग्रेस और उसके बीच में, क्योंकि इस एरिया में कांग्रेस का वोट थोड़ा सा बड़ा है और बीजेपी का वोट थोड़ा 1-2% डाउन हुआ है। तो 2% से डिसीजन नहीं हो सकता, मतलब आज नहीं डिसीजन हो सकता, लेकिन अगर कंपेन 10 दिन देखने के बाद डिसीजन हो सकता है कि ये डीडी शर्मा अपलिफ्ट हो रहा है या नहीं पकड़ पा रहा चुनाव। अब मोटे तौर पे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्लोज फिनिश रहना चाहिए। जी जी प्रेम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस सीट के ऊपर? अभी आईएनएलडी का कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है आपके पास इसकी जानकारी हो। पेवा में आईएनएलडी के कैंडिडेट घोषित हो चुके, और जो 4 बार विधायक रहे हैं जसविंदर सिंह संधू जी, उनके सुपुत्र को वहां टिकट दी गई है। और 2014 में जसविंदर सिंह संधू अंतिम बार विधायक बने थे, और 2018 में उनकी मृत्यु के बाद और पार्टी में विभाजन के बाद यहाँ 19 के चुनाव में उस परिवार ने चुनाव नहीं लड़ा था। इस बार उनको एक बार फिर से वहां टिकट दी जा रही है। और गगन जो संधू है, उनका नाम आपकी लिस्ट में नहीं है, तो मैं बता देता हूं आपको।
पेवा में आपने बताया कि सीधा मुकाबला होगा, बाइपोलर होगा, परंतु मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि यहाँ आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह सैनी जो है पूर्व मंत्री हैं और वो विधायक रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एकमात्र नगर पालिका का प्रधान बना था, वो इस्माइलाबाद से बना था। इस्माइलाबाद कस्बा इसी में है, झांसा एक बड़ा गांव है। आपने गांव का जिक्र किया, गुमथलागढ़ जिस गांव में जसविंदर सिंह संधू थे और गगनजोत संधू जिस गांव के सरपंच रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा गांव है, 7,000 के करीब वोट वहां है। उसके साथ लगता गांव है थाना गांव में भी लगभग इतने वोट है। और फिर बड़े गांव में आता है बाखली, और एक पूरी की पूरी एक सिख बेल्ट है। मैं समझता हूं कि चाहे हरमिंदर सिंह चट्टा की बात करें या सरदार तारा सिंह की बात करें, सरदार तारा सिंह की बात करें, यहाँ पिछली बार संदीप सिंह भी थे। सिख कम्युनिटी के विधायक बहुत बार बने हैं, 2 बार को छोड़ करके यहाँ हमेशा ही सिख प्रत्याशी चुनाव जीतता रहा है। जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी वो टिकट छोड़ के चले गए, सिख थे और गुरुद्वारा की राजनीति से जुड़े हुए थे। अब उनका टिकट बदल के 2014 के जो प्रत्याशी थे जय भगवान शर्मा डेडी, उनको एक बार फिर से लाया गया है। मैं आपको कल जब आप बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के टिकटों पे, तो कल 3 टिकटें कुरुक्षेत्र जिले से निवासियों को, एक को तो कैंडिडेट कृष्ण बेदी जो शाहबाद के कैंडिडेट थे उनको निकाल के नरवाना भेज दिया, और तीसरे प्रत्याशी पवन सैनी थे लाडवा थे, जहां मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 लोगों को बचाने के लिए इन लोगों को टिकट देनी पड़ी, और तीनों को ऐसी जगह भेजा गया है जिनको भारतीय जनता पार्टी का ना तो सुरक्षित स्थान कहा जा सकता, ना उनको गढ़ कहा जा सकता। तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं ये एक अरेंजमेंट पार्टी के शीर्ष आपकी जो आवाज है, आपका उससे संतोष को दिलाने का प्रयास किया गया है, जो संतोष भी था। जय भगवान शर्मा के पक्ष में ब्राह्मण समाज ने लॉबिंग की, बहुत बड़ा उन्होंने रोड शो किया और दबाव बनाया भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान पर, और भारतीय जनता पार्टी विवश हुई है उनको टिकट देने के लिए। सुभाष सुधा जो थानेसर के प्रत्याशी हैं उनकी मदद के लिए, क्योंकि वो उनके विरुद्ध चुनाव लड़ना चाहते थे। वो 2014 में भी थानेसर से लड़ना चाहते थे, 19 में भी थानेसर से ही लड़ना चाहते थे, और पिछली बार वो जननायक जनता पार्टी के साथ समझौते में चुनाव लड़े थे लोकसभा का। आपको अगर जानकारी है तो वो जननायक जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का जब समझौता था तब भी जय भगवान शर्मा डीडी प्रत्याशी थे, और इस बार फिर से पेवा उनको भेजा गया है। पेवा में नारा ये लगा था जब कमलजीत अजराना को टिकट दी कि हम बारी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कमलजीत का गांव पेवा विधानसभा क्षेत्र में है, जय भगवान शर्मा का अपना गांव गोला विधानसभा क्षेत्र में है, रहते हुए कुरुक्षेत्र में है। तो बारी को बदल के बारी ले आए, हालांकि बारी नहीं थे, उन पे आरोप थे बहुत सारे, भारतीय जनता पार्टी से शायद बहुत सारी शिकायतें भी मिली थी। नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेके कहा था कि जी बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की हुई थी उन्होंने, और वो उनकी टिकट कटी है, उन्होंने सरेंडर नहीं की, उनसे वापस ली गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली की राजनीति करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर तो टिकट मिली थी। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हमेशा हर एजिटेशन में कुरुक्षेत्र में उन एजिटेशन को लीड करते रहे। आज उनके समर्थकों ने भी आज एक विरोध प्रदर्शन किया। पेवा की सीट जो 6 सीट थी और एक सिख प्रत्याशी को बदलने का साहस भारतीय जनता पार्टी ने किसके कहने पे किया? मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रेम जी, यहाँ पर सिख जो वोटर है, अंतिम तस्वीर बनेगी, अंतिम रूप प्रेम जी, यहाँ पर जो सिख वोटर है वो 25,000 से ज्यादा नहीं है जो मैंने देखा। तो क्योंकि हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देना है,
इसलिए इस सीट पर कंपैरेटिवली ज्यादा सिख हैं, तो सिख को सीट दी जाती है, पर इसलिए नहीं कि सिख यहां जीत सकता है, बल्कि मुझे लगता है कि हर पार्टी जो है वो जट सिख को इस टिकट दे रही है। जेजेपी ने डॉक्टर सुखविंदर कौर को टिकट दिया है, आईएनएलडी ने आपने बताया गिल साहब के बेटे को, गिल को टिकट दी है, वो भी जट सिख हैं। आपका भी मैं आपने जो नाम बताया मुझे ध्यान संधू नहीं, साहब है, संधू साहब, वो भी जट सिख ही हैं। तो 3 जट सिख और सामने, और जो कांग्रेस का टिकट आएगा वो भी चट्ठा साहब का आएगा, वो भी जट सिख हैं। तो 4 जट सिख और 25,000 वोट और बाकी 2.25 लाख वोट लगभग, और एक नॉन जट सिख, तो क्या समीकरण आप देखते हैं इनमें? तो मैंने आपको 2 प्रत्याशी और बता दिए ना नॉन सिख। आपको बलबीर सैनी नॉन सिख हैं, संदीप ओंकार एक और प्रत्याशी हैं जो पिछली बार निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ करके 20,000 के करीब वोट लेके गए थे, वो चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। तो आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे को देख उनको के चलते हैं। पेवा की राजनीति को, आप पेवा की राजनीति को अगर नजदीक से देखेंगे, पेवा की राजनीति में केवल एक बार बलबीर सैनी, जब 1987 की लहर थी चौधरी देवीलाल की, नॉन सिख वही जीते हैं। उसके बाद हमेशा सिख प्रत्याशी जीता, और आपने जितना कम वोट बताया उतना नहीं है। 11% वोट है वहां सिखों का टोटल, वहां पर जो वोटर की संख्या है वो 1,87,000 है इस बार लेटेस्ट। चलिए खैर, अगली सीट की ओर रुख करते हैं। जो मौजूदा समीकरण है उसमें कोई आपको खास बात लगती है? केवल 87 को छोड़ करके, जी जी, मैंने ये कहा आपको कि संख्या तो वही है। 1972 से 1968 से, जब से भी आप हरियाणा का चुनाव देखेंगे, एक बार को छोड़ करके एक बार सिर्फ नॉन सिख जीते हैं, बलबीर सिंह सैनी, वो भी लहर में जीते थे देवीलाल की, बाकी कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया नॉन सिख। जी मैं समझ गया आपकी बात, थोड़ा समय का अभाव है, अगली सीट डिस्कस कर लेते हैं। शर्मा तो वहां के आजमाए हुए प्रत्याशी है पहले भी। जी 14 में जी, अमित जी दूसरी सीट कौन सी आप चर्चा करेंगे? अपनी जो दूसरी सीट है वो है बरवाला विधानसभा सीट, जो कि हिसार लोकसभा सीट का एक हिस्सा है। बरवाला विधानसभा सीट को हम कह सकते हैं कि इसमें 35% एरिया शहरी है, 65% जो है वो ग्रामीण है। इसमें हिसार शहर का भी कुछ एरिया आता है, मिलगेट एरिया आता है हिसार शहर का, और कुछ कॉलोनियां आती हैं, और बरवाला कस्बा आता है। इसमें कुछ बड़े गांव भी, जैसे सात रोड है बड़ा गांव, लाडवा है, घासू है, राजली है, ये बड़े गांव आता है। बीजेपी ने अभी तक इस सीट पर कभी जीत हासिल नहीं की है, बरवाला विधानसभा सीट पर। और इसमें यहाँ कहेंगे कि कांग्रेस ज्यादातर पर 7 बार सीट से जीती है। ये सीट जो है 1967 में अस्तित्व में आई थी। 67, 68 और 72 का जो चुनाव था, वो उस टाइम ये सीट होती अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुआ करती। 70 से ये सीट जो है वो जनरल हो गई। इस सीट पर अब देखा जाए तो 2 बार लोकदल जीता, 87 और 2014 में, जब इनेलो के वेद नारायण चुनाव जीते। और इससे पहले एक बार 70 में जो है अपना जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीते। तो इस सीट पे पिछली बार में जो है मुकाबला काफी कड़ा रहा बीजेपी और जेजेपी के बीच में। बीजेपी का जो कैंडिडेट थे सुरेंद्र पुनिया 39 वोटों से ही चुनाव हारे थे, और जेजेपी के जोगीराम सिंह चुनाव जीते थे, जो इस वक्त बीजेपी में आ गए। और इस बार जो है चुनाव में संभावना यही है कि कांग्रेस की तरफ से जोगीराम सिंह, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की तरफ से रामनिवास घुड़ेला को टिकट दिया गया, जो 2009 में यहाँ से विधायक बने थे। बीजेपी ने यहाँ से रणवीर गंगा को उतारा है, जो कि कुमार बिरादरी से संबंध रखते हैं। अगर कांग्रेस रामनिवास घुड़ेला को टिकट देती है, वो भी कुमार बिरादरी को, कुम्हार का नाम कुम्हार भी जो है इस सीट पर हो सकता है। जी प्रेम जी, आप इस सीट के बारे में क्या कहेंगे? ये कांग्रेस, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि 2009 से इस सीट का स्वरूप भी काफी बदला है। 2009 में से जो गिराय हल्का हुआ करता, 2009 से पहले हिसार जिले में, उसके ज्यादातर हिस्सा जो है वो बरवाला विधानसभा सीट में आ गया, जबकि जो बरवाला का हिस्सा था वो कुलाड़ा में चला गया था। जी प्रेम जी, आप क्या कहेंगे इस सीट के बारे में? ये तो कांग्रेस की मजबूत सीट लगती है। प्रेम जी, देखिए कमल जी, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही पार्टियों के टिकटार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है जी। और बरवाड़ा में इस बार
एक बार फिर से आपका वितरण तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो मजबूरी में वहां डिप्टी स्पीकर को भेज दिया, क्योंकि नलवा में उनको टिकट नहीं मिल पाई कुलदीप बिश्नोई के कारण। जी आपने बताया कि कुमार जाति से वो संबंध रखते हैं, कुमार जाति का वोट भी है, इसमें कोई शक नहीं है। रामनिवास जी घोडेला भी कुमार है, और जाटों की संख्या भी यहाँ कोई कम नहीं है। पंजाबी जी समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और जी लोकदल ने वो आजमा के देखा था पिछले बार के 14 के चुनाव जी में। यहाँ एक स्थानीय पंजाबी को टिकट दी थी और वो जी चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, वेद नारंग। जी जी बनाने में जो भी पार्टी इस बार कामयाब होगी, तो जी वो चुनाव का रुख बनाना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जी इस बार जो दावेदारों की संख्या आप देखते हो, तो एक जी बहुत बड़ी आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है प्रेम जी। भी दो आपका तीन फ्रेम भी टिकट मांग रहे हैं। 7 रोड गांव के 2-3 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो ये बड़े बड़े गांव हैं। जी। चौधरी विनोद जी आपके पास चलते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रेम जी, आपको वीरेंद्र इंटरनेट सिंह थोड़ा। के समर्थक हैं, उदय घोडेला यहाँ से टिकट के दावेदार हैं। रणधीर और से प्रत्याशी हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि जब तक फाइनल नहीं हो जाता कांग्रेस का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अभी तक मैदान में है। और मैं ये जी निश्चित रूप से कह सकता हूं कि रामनिवास घोडेला को अगर टिकट नहीं मिलती तो इस बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी दूसरे स्थान पे थे, और भारतीय जी जनता पार्टी की स्थिति और कांग्रेस की स्थिति यहाँ बहुत कमजोर रही थी। इस जी बार भी टिकट के आवंटन पर, टिकट के अंतिम निर्णय पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयप्रकाश के भाई दोनों वहां से विधायक रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ आप किसी एक पार्टी के पक्ष में कोई हवा यहाँ नहीं है। और अब भी मैं तो यही मान के चलता हूं कि चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, इंडियन नेशनल लोकदल का हो, जननायक जनता पार्टी का हो, डिपेंड करेगा कांग्रेस सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन लेकर के आता है। जी विनोद जी आपकी टिप्पणी, आपके इनपुट्स ग्राउंड के जी क्या कहते हैं? देखिए, जब थोड़े दिन पहले सर्वे चल रहा था तो ये सीट प्रो कांग्रेस शो कर रही थी। हालांकि पिछली बार यहाँ कांग्रेस की अच्छी हालात नहीं थी, जी मुकाबला बीजेपी वर्सेस जेजेपी हो गया था, प्रो कांग्रेस जी शो कर रही थी। लेकिन यहाँ जी बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला है। यहाँ पे जी कुम्हार जाति का वोट बहुत ज्यादा है और अर्बन वोट भी जी काफी है। जी बरवाला कस्बा अपने आप में 50,000 वोट का हो गया, ज्यादा होगा, जी कम नहीं होगा। और जी हिसार के 4-5 वार्ड और जिंदल जिंदल फैक्ट्री के वोट भी जो है वो बरवाला कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए। तो जी जो गणित बन रहा है वो ये बन रहा है कि बीजेपी ने यहाँ उनको भेजा ही इसीलिए कि गई हुई सीट को वापस लेके आओ। जी थोड़े दिन पहले ये सीट कांग्रेस प्रो बोल रही थी, लेकिन गंगवा जी को वहां शिफ्ट करने का मतलब यही है कि ओबीसी को कंसोलिडेट करो, कुम्हार जाति के वोट जो है वो बीजेपी को पड़े और अर्बन बीजेपी को पड़े, इसलिए ये सीट जीतने के लिए भेजी गई है। पर इस सीट में जीत इंटरकनेक्टेड सीटों से भी होगा। आदमपुर में क्या हालात है बीजेपी के, हिसार में थोड़ी क्या आवाज हालात आपकी है, कम हो गई सर, आपकी आवाज हिसार थोड़ी में कम क्या हो गई। हिसार में क्या है, नलवा में क्या है, ये आसपास की सीटों का भी असर पड़ेगा इस पे। तो बीजेपी ने जी रणनीति तो यहाँ नेटवर्क इशू है। खेलने की कोशिश करी है, पर नतीजा जी उसके पक्ष में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी तो यहाँ छत्रपाल जी को भी उतारा गया, प्रोफेसर छत्रपाल जो जाट समुदाय से हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो जाटों का वोट हासिल कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर घोडेला जी को सीट नहीं मिली और किसी जाट को दी गई कांग्रेस की तरफ से, तो जाट वर्सेस नॉन जाट होने की इस सीट पर जो है एक संभावना जताई जा रही है। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं?
आपकी क्वेश्चन आवाज किससे? नहीं आ रही। जी सर। क्वेश्चन आप ही से है विनोद जी। हाँ, उनको बोल दिया जी मैंने तो। अब वो गए थे किसी देखिए, वो बार बार लस्सी में बदानी मारने का हाँ कोई हाँ, फायदा बता नहीं देंगे। है, जी है ना। जो मैंने हाँ पहले बोला है, मेरे कमेंट सेम ही है। अब छत्रपाल लड़े या कोई लड़े, वोटों का डिवीजन हो या कुछ हो, झाड़ू की टिकट छत्रपाल को सूट नहीं करती, कमजोर टिकट है। बीजेपी की टिकट पे छत्रपाल होते तो सवाल और होता, या कांग्रेस की जी टिकट पे होते तो सवाल और होता। झाड़ू की जी, टिकट पे मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा खेल बचा है। वोट मिल पाएगा। जी, तो दर्शकों, ये था हमारा आज का विश्लेषण। जैसा कि विनोद जी ने बताया कि मुख्य मुकाबला बरवाला में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहने वाला है। चाहे वो किसी को भी टिकट दिया जाए, आज शाम तक, आज देर रात तक क्लियर हो जाएगा कांग्रेस किसे टिकट देती है। और जहां तक पेवा की बात है, वहां पर फाइट जो है वो अच्छी हो सकती है, क्योंकि वहां पर मल्टी कॉर्नर्ड फाइट की संभावना बन रही है। तो अगर हमारा ये अंक आपको पसंद आया हो, हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दो नई सीटों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि कल अब दिन नहीं बचे हैं, कल तक ये सब दलों की सब सीटें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो कल जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, हम अपना पूरा विश्लेषण लेकर आएंगे। आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे मेहमानों का भी धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।